विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर की नौकरी विचारधारा देखकर नहीं ली जाती है, मेरिट देखकर, एकेडमिक परफॉर्मेंस देखकर ली जाती है। अब विद्यार्थी परिषद वालों के उसके विद्यार्थी नहीं होते क्या? क्या मेरी क्लासरूम में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होते थे क्या? मुझे नहीं पता था क्या? मुझे एकेडमिक डिसिप्लिन का पूरा पता है कि कॉलेज के भीतर क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए तो आज तक कॉलेज ने कोई नोटिस नहीं दिया। कहीं मैं गलत होता तो मेरा कॉलेज मुझसे सवाल पूछता। अक्सर आपने देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक है, वहां पर पढ़ाने के लिए, वहां पर प्रोफेसर बनने के लिए लाखों छात्र तैयारी करते हैं, पीएचडी, एमफिल करके रिसर्च करते हैं, उसके बाद उनको नौकरी मिलती है। और जाहिर सी बात है कि डीयू में जिन बच्चों को दाखिला मिलता है वो टॉपर्स होते हैं देश के। अब तो यूटेट होगी, अब तो एंट्रेंस एग्जाम होता है। वहां पर पढ़ा रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ा रहे थे। अब उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। हाथ धोना पड़ा है क्योंकि उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसे बातें कही जो कि यूनिवर्सिटी को सही नहीं लगा। उनको लगा कि ये बातें डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव खुद मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और हमारी आपकी मुलाकात अक्सर होती रहती है कार्यक्रमों में, और जब होती थी तो आप प्रोफेसर थे, आप पूर्व प्रोफेसर हो गए हैं। क्या जी। वजह रही? मान के चलिए, हमारे रेड माइक के दर्शकों को हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो अब समझाइए कि आपको नौकरी से क्यों निकाल दिया गया, क्या वजह रही? बहुत शुक्रिया सौरभ भाई। निश्चित रूप से पहले मैं खुद भी बोलता था कि मैं ठेके पर प्रोफेसर हूँ। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक निष्कासित प्रोफेसर हूँ। जिसे नौकरी से निकाल दिया गया, या यूँ कहें कि अब वो ओहदा छीन लिया गया है। असल में सौरभ भाई, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी से निकालने के पीछे वजह क्या रही? एक वजह दुनिया जहान को हमें भी पता है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था, और दूसरा कोई कसूर न था। तो ये एक अलग वजह है। लेकिन कोई विश्वविद्यालय चलता है तो नियम, कायदे, कानून से चलता है। उसकी अपनी एक चयन प्रक्रिया है। जाकिर हुसैन कॉलेज में मैं पिछले लगभग 14वां साल मेरा चल रहा है। मैं लगातार वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक बेसिस पर काम करता रहा हूँ। मैं हिंदी पढ़ाया करता था। मेरा चयन उस सारी पात्रता योग्यता के बाद किया गया, इंटरव्यू के बाद किया गया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। मैंने 2013 में पीएचडी पूरी कर ली। मेरा एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में 96 नंबर है आउट ऑफ 100 में। और मेरा इंटरव्यू, ऐसा लोग कहते हैं सिलेक्शन कमेटी के, कि मेरी पोस्ट पर जब परमानेंट इंटरव्यू हो रहा था, यानी 5 लोग पढ़ा रहे थे, 6 पोस्ट थी। अब ये हुआ कि 2010 के बाद पहली बार मेरे कॉलेज में 2023 में नवंबर में लास्ट में इंटरव्यू शुरू हुआ, और 3 दिसंबर तक इंटरव्यू चलना था। इंटरव्यू बोर्ड में प्रिंसिपल होते हैं, गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन होते हैं, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, एक हमारे डिपार्टमेंट के टीचर इंचार्ज होते हैं, एक ऑब्जर्वर होते हैं, एक वीसी नॉमिनी होते हैं। कुल मिला के 8-10 लोग होते हैं। इसका मतलब ये सारे लोग ये देखने बैठते हैं कि इंटरव्यू सबसे अच्छा किसका हुआ, किसकी अपने विषय पर पकड़ अच्छी है, किसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस सबसे बेहतर है। यानी बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को हम चुन करके परमानेंट टीचर बना देते हैं। अब मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से और अपनी सिलेक्शन कमेटी से जानना चाहता हूँ कि 14 साल पढ़ाने तक तो मैं योग्य था, मैं काबिल था, और 14 मिनट के इंटरव्यू के बाद एक अंतिम रिजल्ट केवल आता है कि आपकी पोस्ट पर आपको बाहर कर दिया गया, किसी और को रख लिया गया। तो असल में मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से सवाल पूछ रहा हूँ कि वो वजह क्यों नहीं बताई गई, या बताई जाए, इसकी वजह बताई जाए कि क्या कोई क्राइटेरिया हमने फुलफिल नहीं की, क्या हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, या किसी और वजह से हमें बाहर किया गया है। असल में ये सवाल हमारा है। आप, ये कहा जा रहा है कि आपने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें कुछ ऐसे बातें कही जो शायद जो मौजूदा सरकार है उसकी जो सोच है उसके साथ नहीं जाती है। यही एक वजह है जिसकी वजह से आपको निकाल दिया गया। हम जानते हैं कि आप तमाम मुद्दों को लेके काफी मुखर रहते हैं। आप अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर बोलते पढ़ते रहते हैं, तमाम सामाजिक मंचों पर अपनी बात खुलकर रखते हैं।
आपको लगता है कि वो जो मुखर होना सामाजिक मुद्दों पर, वो बहुत भारी पड़ गया आपको? असल में सौरभ भाई हम भी देखिए बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जिसे हम जानते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय की किसी शर्त, किसी नियम, किसी कायदे को अगर हमने इन सारी गतिविधियों के साथ तोड़ा होता, तो मुझे कोई तो शो कॉज़ नोटिस विश्वविद्यालय देता। कोई मेरा कॉलेज मुझे कोई नोटिस पकड़ाता कि आप नियम तोड़ करके कोई काम कर रहे हैं। एक तो ये बात होगी, इसका मतलब नियम नहीं तोड़ रहे थे। हाँ, इसके बाद कोई अलग आपसे राय रख सकता है, कोई आपके विचार और जिस चैनल का इंटरव्यू की बात की जा रही है मैं तो सौरभ भाई 1-2 बात और जोड़ दूँ कि अब तक मैं तकरीबन 30-40 इंटरव्यू परमानेंट के दे चुका हूँ। कुछ तो दिल्ली विश्वविद्यालय के ही। मैंने 1-1 मिनट और डेढ़-डेढ़ मिनट के भी इंटरव्यू दिए हैं। वहाँ तो कोई मैंने ऐसी बात कभी बोली नहीं थी। इसका मतलब वहाँ से मुझे क्यों निकाला गया? 1 डेढ़ मिनट के इंटरव्यू में क्या किसी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी तय कर ली जाती है? कोस कैसे इंटरव्यू लिया जाता है? इसलिए उस चैनल में तो बहुत बाद में हमने बोला जो दुनिया जहान में दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग जान रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर आरोप लोग लगा रहे हैं कि आप पैसे लेकर नौकरी बाँट रहे हैं, 30 लाख, 40 लाख रेट चल रहा है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय जवाब दे। दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर आरोप लग रहा है कि जिस विचारधारा की सरकार है, आरएसएस के कैडर के लोगों को वहाँ भरा जा रहा है और उनसे विरोधी विचार के लोगों को वहाँ से बाहर किया जा रहा है। ये तो आरोप दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर लग रहे हैं। एक बार बताएँ कि मेरे प्रिंसिपल क्या आरएसएस के किसी शाखा के प्रमुख हैं क्या? कोई पद है क्या? लेकिन मैं इसे गलत नहीं मान रहा। मेरे तो प्रिंसिपल आप का ऐसी बातें बोलते हैं तभी तो आपको हटा दिया, क्यों रखेंगे आप ऐसी बातें बोलते हैं? नहीं, आप मैं फिर शिक्षक से देखिए कह रहा हूँ मैं देखिए एक व्यूअर की तरह सवाल पूछ रहा, मैं आपके कमेंट देख रहा था, आपके ट्वीट्स पे कमेंट देख रहा था, मैं वैसे सवाल पूछूँगा, आपको लगेगा सौरभ भाई बिल्कुल। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं आप ये ऐसी बहुत बातें क्यों ज़रूरी करते हैं भाई? आप ये ऐसी बहुत बातें क्यों ज़रूरी है। करते हैं? बिल्कुल हाँ, ठीक बोलिए, बात है बोलिए। और ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा आप अपने एक बात प्रिंसिपल को बताइए संघ का एजेंट कहेंगे तो क्यों रखें वो? नहीं, मैं एजेंट आपको नहीं कह रहा। मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ कि अगर आप संघ की शिक्षक शाखा के प्रमुख होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हैं, तो कोई संघ का विरोधी भी तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये कहाँ हुँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के क्लॉज में लगा हुआ है कि केवल आरएसएस के लोगों की कैडर भर्ती होगी? ये मेरा सवाल है। मेरी देखिए आपत्ति नहीं है आप कई कई प्रोफेसर्स हैं, जैसे डॉक्टर मनोज झा हैं, वो हाँ, राज्यसभा वो सांसद हैं पार्टी के, आरजेडी के। प्रोफेसर राकेश राकेश सिन्हा सिन्हा है हैं, राकेश सिन्हा है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, कई लोग हैं। तो मतलब अगर उनको अलाउड है तो आपको अलाउड नहीं है। एक और मैं देख रहा था, तमाम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो व्यूअर्स ने लिखे और खासकर जो आपके विरोधी लोगों के, आप कई जगह अपनी बात बोल चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ रेड माइक पर थोड़ा डेविल्स एडवोकेट किया जाए आपके साथ। आपकी शादी में अखिलेश यादव जाते हैं, पिक्चर्स हुँ। वायरल होती हैं, लोग कह रहे हैं कि आप जो है समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं और आप समाजवादी पार्टी से पैसे लेते थे और समाजवादी पार्टी की विचारधारा और अखिलेश की जो है प्रचार करने के लिए आप जाकिर हुसैन कॉलेज के छात्रों को भड़का रहे हैं। तमाम ऐसे लोग ऐसे लिख रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, एक तो ये कि अगर जाकिर हुसैन कॉलेज के विद्यार्थियों को मैं कुछ भी करता, तो मेरे क्लासरूम में तो हर विचार के विद्यार्थी हैं और आजकल ये जो विचारधारा विद्यार्थी परिषद वालों के उसके विद्यार्थी नहीं होते क्या? क्या मेरी क्लासरूम में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होते थे क्या? मुझे नहीं पता था क्या? मुझे एकेडमिक डिसिप्लिन का पूरा पता है कि कॉलेज के भीतर क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए तो आज तक कॉलेज ने कोई नोटिस नहीं दिया। कहीं मैं गलत होता तो मेरा कॉलेज मुझसे सवाल पूछता कि आपने विद्यार्थियों को कुछ बोला हो। इसका मतलब ये तो बकवास बात है, झूठी है, आधारहीन है। इसका जवाब कॉलेज से भी माँगा जाए कि क्या कॉलेज में किसी एक विद्यार्थी ने मेरे खिलाफ शिकायत की, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि मेरी शादी में अखिलेश यादव ही नहीं आए थे, बिहार के शिक्षा मंत्री भी आए थे। दिल्ली में रिसेप्शन हुआ तो उसमें प्रोफ़ेसर मनोज झा, संजय सिंह भी आए हुए थे। आम आदमी पार्टी के करीब आधे दर्जन से ज़्यादा विधायक आए हुए थे। बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो अब अकेले सपा का क्यों कह रहे हैं? फिर थोड़ा आम आदमी पार्टी का कहिए, थोड़ा आरजेडी का मैं कहिए। बता रहा हूँ, मैं और सवाल पूछता हूँ आपसे। नहीं, अब उसी सवाल वाले को ही कह रहा हूँ संजय सौरभ भाई, मैं सवाल वालों को ही कह रहा हूँ, कांग्रेस के बड़े नेता आए हुए थे। असल में हम लोग एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी निभाते हैं। हाँ, बीजेपी के लोग चुपचाप बधाई दिए थे, वो आए नहीं थे। मैंने बीजेपी वाले किसी नेता 2-4 लोग निजी संबंध होता है वो अलग बात है। निजी संबंध वाले भी मेरे शादी में बधाई देने नहीं आए कि तुम्हारी शादी में जाने पर तो हमारा क्लास लग जाएगी। तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि हम एक प्रोफ़ेसर होने के नाते किसी भी सरकारी कर्मचारी होने के नियम कायदे से बाहर होते हैं। हम ऑटोनॉमस बॉडी के एम्प्लॉयी हैं, हम सरकारी मुलाज़िम नहीं हैं। तो हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हम अपनी राय रख सकते हैं। हम बाहर एक नागरिक हैं, भीतर एक शिक्षक हैं। शिक्षक के नाते शिक्षक का काम करते हैं, बाहर समाज के नागरिक का काम करते हैं।
वो विचारधारा मेरी विचारधारा है। तो लोग एक 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 जो आपके क्रिटिक हैं वो आपके ट्वीट पर नीचे लिख रहे थे कि शिक्षक शिक्षक को शिक्षक रहना चाहिए, नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। तो आप नेतागिरी करने लग गए थे, ऐसे आपका आप पर एक आपका ही फॉलोअर जो है ट्विटर पे आपको फॉलो करता है, जाहिर सी बात आपने कुछ लिखा तो उसमें आपको उसने लिखा है कि आप जो है नेता बनने लग गए थे, शिक्षक नहीं रह गए थे। उस पर आपका क्या कहना है? वो ऐसे बच्चों को मैं क्लास में भी कहता था, भगत सिंह का एक लेख पढ़ो, विद्यार्थी और राजनीति। असल में राजनीति दो तरह की होती है। एक राजनीति वो होती है जो सच के पक्ष में बोला जाए, गलत को गलत और सही को सही बोला जाए। और अगर ये राजनीति है तो हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यही राजनीति सिखाई है, विद्यार्थी होने के नाते भी और शिक्षक होने के नाते भी, कि गलत के खिलाफ खड़े होना और सही के पक्ष में खड़े होना। तो वो हम करते रहे। दूसरी बात, चुनावी चुनावी राजनीति करने का चुनाव मामला अगर है, तो मैंने तो आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं आज तक किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, किसी संगठन का सदस्य नहीं हूँ। तो मैं वो वाली राजनीति भी नहीं कर रहा हूँ। और तीसरी बात, अगर वो राजनीति करना गलत है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर चुनाव लड़ चुके हैं, कई प्रोफेसर राजनीति में हैं, और कुछ विचारक हैं जो विश्वविद्यालय के बड़े प्रोफेसर हैं और टीवी पर बैठकर एक विचार के पक्ष में और बाकी विचारों के खिलाफ बोलते रहते हैं। नहीं, वो गीता जी आती हैं, गीता जी से बात होती रहती है हमारी, राकेश सिन्हा जी तो थे ही शुरुआत में। हमेशा नहीं लगा भाई, दिल्ली हाँ, यूनिवर्सिटी में हमेशा एक इंक्लूसिव रही, चाहे यहाँ पर हमने देखा है कि दूसरे जो है राइट विंग सोच के हों या सेंट्रल लीनिंग वाले, अपनी बात करने का अधिकार होता था। तो आपसे इतनी क्यों समस्या हो गई? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ सौरभ भाई कि विश्वविद्यालय तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्स से बना हुआ है ना। इसमें विश्वविद्यालय शब्द जुड़ा हुआ है। एक ऐसा बगीचा जिसमें हर रंग के फूल होंगे। विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर की नौकरी विचारधारा देखकर नहीं ली जाती है, मेरिट देखकर, एकेडमिक परफॉर्मेंस देखकर ली जाती है। तो एक बार ये विश्वविद्यालय कबूल करे कि अब वो विचारधारा देख करके लोगों को रिक्रूटमेंट करने लगा है क्या। दूसरी बात, कि विश्वविद्यालय में हर तरह के ज्ञान विज्ञान अनुसंधान पर बातें होती हैं, हर तरह के विचार के लोग होते हैं। आज जितने संघी प्रोफेसर हैं, इन सब की नियुक्ति कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुई थी। तो अगर वो कांग्रेस वाले यही काम किए होते तो एक भी संघी आज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर न होता। तो ये संघ की शाखा कौन लगाता? ये मेरे प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट कब हुआ भाई, पता लगाओ। ये मेरा प्रिंसिपल तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में अपॉइंट हुआ है। तो इनको भी कोई कुछ लोग अपॉइंट सरकार के किया है। साथ बदल जाते हैं, हाँ, सरकारों के साथ बदलते हाँ, हैं, ऐसे अब बहुत सारे लोग हैं। मिनिस्टर उनकी लेखनी, उनके ट्वीट, उनके पोस्ट सरकार जिसकी होती है उसके हिसाब से बदल वो जाते हैं। ये वो ये यूं पत्रकारों यूं के ही साथ भी लागू है। हाँ, यूं ही अपने अपनी सफर अपनी मुश्किल के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो ये लोग हवा का रुख पहचान जाते हैं। और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का, मैं फिर से कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय में हर विचार के लोग रहें, आपस में बात विचार हो, संवाद हो, इससे खूबसूरत होता है विश्वविद्यालय। तो आपसे कोई शायद एक अलग होता है राय कि रख, जो छात्र भी हैं उनको भी दोनों तरफ के व्यू सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं और वो भी अपना एक सोच बना पाते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये वॉइस ऑफ सिलेबस डिसेंट, ये क्या ड्यू का भी आप कहेंगे कि संघीकरण हो रहा है वो? मैं कह रहा हूँ कि पूरे उच्च शिक्षा पर खतरा एक किस्म का मंडरा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में खुलेआम अब ये चर्चाएं हो रही हैं कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है, संघ के कैडर को भरा जा रहा है। तमाम वे लोग जो अभी विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम हो रहा है उसमें आधी सैलरी सबको देनी पड़ी है। सब लोग जाके संगम शरण, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी टीचर के पास हाँ, आप प्रेस जाके कॉन्फ्रेंस भी बैठ, किया है अभी। प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस भी की है कई शिक्षकों ने। दिल्ली जी। विश्वविद्यालय के शिक्षक ये बात बोल रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बात बोल रहे हैं। मैं तो इतना लोकप्रिय टीचर रहा हूं, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मेरे विद्यार्थी कह रहे हैं। मेरे निकाले जाने के खिलाफ मेरे कॉलेज में विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये तमाम तरह की चीजें, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की साख दांव पर है कि आपके ऊपर अगर ऐसे आरोप लगने लगे कि आप विचारधारा देखकर, कैडर देखकर भर रहे हैं, तो फिर साख तो आपको बचानी चाहिए, आपको देखना होगा। और मुझे ये साफ तौर पर लग रहा है कि विश्वविद्यालय के रंग को, सिलेबस बदले जा रहे हैं, सीटें घटाई जा रही हैं, पीएचडी के एडमिशन तक खराब तरीके से हो रहे हैं। 100% वेटेज देके जो ये इंटरव्यू होता है, ये पूरा प्रोसेस ही बहुत गड़बड़ है, क्योंकि पूरा इंटरव्यू बोर्ड के पास है, वो जिसको मन करा रखा, जिसको मन करा निकाल दिया। तो ये पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ है। और सत्ताधारी दल इसी का पूरा उपयोग करके ये सारा काम कर रहा है जो सत्ताधारी दल कर सकता है। लक्ष्मण जी, अब आप तो, अब नौकरी चली गई, घर कैसे चलेगा? अभी सब बातें क्रांतिकारी सौरभ शुक्ला से बात करने से पैसे तो मिलेंगे नहीं। जी। तो अब ये बातें बलून भले ही मंच है, आपकी विचारधारा या आपकी बात या आपके जो पॉइंट्स हैं जिनको लगा कि आपकी बात सुनी नहीं गई, आपको हियरिंग नहीं दी गई निकालने से पहले, सिर्फ टर्मिनेशन लेटर भी आपने ट्वीट किया। अब आगे घर कैसे चलेगा?
अ, ये निश्चित तौर पर ये मुश्किल होती है, सच बोलने का खामियाज़ा आपको निजी नुकसान के तौर पर उठाना पड़ता है। छीनने को क्या है, मैंने अपने मेरिट से नौकरी ली, साढ़े 21 साल में मैं नौकरी में आ गया, 14 साल शान से पढ़ाया और मेरे मेरे पढ़ाए हुए पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। कक्षाएँ छीन ली गई, नौकरी छीन ली गई, घर में बैठ के पढ़ाऊँगा। सोशल मीडिया है, अब आप देखिए आप जैसे पत्रकार हैं, बहुत सारे लोगों ने बिकना, झुकना मंजूर नहीं किया, फिर भी मुझे लगता है कि समाज बहुत कुछ देख रहा होता है। हाँ, एक पक्ष आर्थिक होता है जिसको लेकर के आप बिल्कुल सवाल कर रहे हैं कि भाई घर कैसे चलेगा। ये एक मुश्किल बात है, अभी इस पर सोचा नहीं है, लेकिन इतना है कि यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो बहुत कुछ सीख करके, बहुत कुछ समझ करके और बहुत कुछ हुनर रख करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ न कुछ कर लेंगे। लेकिन बिना रीढ़ को झुकाए, बिना किसी की गुलामी किए, शान से मैं जनता का प्रोफ़ेसर बना रहूँगा। मुझे मुझे लोगों को कहना पड़ता था कि भाई आप मुझे प्रोफ़ेसर मत बोला करो। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ठेके पर हूँ। मैं खुद बोलता था कि मैं ठेके पर हूँ। मेरे बायो में लिखा होता था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ब्रैकेट में ठेके पर प्रोफ़ेसर। बहुत मौखिक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है आपको वैसे। अब मुझे लग रहा है कि मेरी शिक्षा-दीक्षा की जो पूरी प्रक्रिया थी उसने मुझे ऐसा बनाया और मैं मानता हूँ कि किसी भी समाज में आप नागरिक जब तैयार करते हैं, वो भी एकेडमिया ने, मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुझे रीढ़ दी है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे बनाया है। अगर मैं दुनिया को सिखाऊँ, विद्यार्थियों को सिखाऊँ कि गलत को गलत कहना और जब मेरे साथ गलत हो तो मैं खुद गलत को गलत ना कहूँ, केवल इसलिए कि मुझे सज़ा मिलेगी। तो मुझे बार-बार चेगुवेरा याद आते हैं कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं, जो केवल इसलिए खामोश रहे कि अगर बोलेंगे तो मारे जाएँगे। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से हज़ारों लोग निकाले गए, जो मेरी तरह तो वोकल भी नहीं थे और वो बेचारे उनका परिवार कैसे चल रहा है, कोई पूछने नहीं जा रहा। मैं उनको भी अपील करता हूँ कि भाई आओ, हमने तो कुर्बान कर दिया अपना करियर, लेकिन कम से कम आगे किसी को लक्ष्मण यादव ना बनाया जाए और आपकी तरह किसी को निकाला ना जाए। कम से कम विश्वविद्यालय तो बच जाए, देश बच जाए, इसके लिए तो बोलेंगे। जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ लक्ष्मण भाई कि मैं तो ग्राउंड रिपोर्टर हूँ, मैं तो इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ आप लोगों की तरह। लेकिन लक्ष्मण भाई को बहुत पहले से जानता हूँ, लक्ष्मण भाई से हमारी तमाम मुलाकातें होती रही। अक्सर अब लोगों को मैं देखता हूँ कि चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन सबके पास है, लक्ष्मण भाई कोई भी कुछ आके कहता है। मैं बोल रहा हूँ कोई राहुल गांधी को भी गाली निकाल रहा है ऐसे ही, कोई मोदी जी को भी गाली निकाल रहा है ऐसे ही। लेकिन जब आप तथ्यों के साथ बात करते हैं, तो आपकी बात में वेटेज होता है। और हमेशा कहता हूँ कि जब पत्रकार एक शांत होता है, तो उसके साथ लाखों कहानियाँ मर जाती हैं। और वैसे ही जब एक शिक्षक शांत होता है, तो वो जो पाठ है ना, जो पाठ सीखने होते हैं, सिखाने होते हैं, वो पाठ सारे जला दिए जाते हैं। तो ऐसे हज़ारों लाखों पाठ शायद लक्ष्मण यादव जी की नौकरी निकाले जाने के बाद जला दिए गए, लेकिन लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा का काम जारी रखेंगे और शायद उस शिक्षा की ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा है। लक्ष्मण भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण भाई और आज़मगढ़ जा रहे थे, हमने रास्ते में उनको रोक लिया अधिकार से, उसके लिए बहुत-बहुत और शुक्रिया। एक जी, किस्सा कहिए लक्ष्मण भाई। जी, अपना जी, कुछ कहिए। अपना अपना एक किस्सा 14 साल का जो मेरा सफ़र है एकेडमिया का, एक ठेके पर प्रोफ़ेसर ने कैसे विश्वविद्यालयों के बीच खुद को गढ़ा है और कैसे विश्वविद्यालयों को ढहते देख रहा है, इसकी कहानी मैं अपनी किताब लिख कर ले आऊँगा। मैं लिखूँगा, पढ़ूँगा, कलम किताब कभी नहीं छोड़ेंगे। कहानी कहने की जगह बदल दी गई, जो छीन सकते थे वो छीन लिया। लेकिन किस्से कहेंगे सौरभ भाई, जैसे आप लोग कह रहे हैं वैसे हम लोग भी अपने किस्से कहेंगे और सच बोलते लेकिन लक्ष्मण रहेंगे। भाई मुझे लगता है एक बात बताएं, मैं आपको बड़ा ये रेड माइक का मंच है और लोगों ने एक हफ्ते में बहुत प्यार दिया है हम लोगों को, हमने और संकेत जी ने शुरू किया, सुनील सैनी जी साथ में है। और मैं सच बोल रहा हूँ कि हम लोग कोई बिना पैसे से काम कर रहे हैं और हम किसी को गाली नहीं देते। मैं नहीं कहता हूँ हमारा तो बहुत हाई, अपना काम करते रहने में बहुत बड़ा एक संदेश होता है, तो वो आप करते रहे। मैं आपको यही कह सकता हूँ, एक आपको देखने वाला, आपको ऑब्जर्वर हूँ। लक्ष्मण भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेड माइक को वक्त दिया और जहां आपको लगे कि आपकी आवाज हमारे कुछ दर्शकों तक पहुंचानी है, तो आप जरूर याद करिएगा और उम्मीद है जल्द आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत लक्ष्मण भाई। शुक्रिया। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपका।